इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे। पहले तो हम ये सीखेंगे वन वे अनोवा का हाइपोथेसिस क्या है, और दूसरा ये वन वे अनोवा काम कैसे करता है। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि नाम तो इसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है और टेस्ट क्या कर रहा है, मीन कर रहा है। तो ये भी समझते हैं कि वन वे अनोवा का हाइपोथेसिस क्या है और काम कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली इस डेटा फाइल को यूज कर रहे थे, ठीक है। वापस एजुकेशन को साइड पे करते हैं, जेंडर को लेके आते हैं। अब एक क्वांटिटेटिव हो गया, एक क्वालिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव जेंडर डाइकोटोमस है ना। हम लोग क्या यूज करते थे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का हमारा एच नॉट क्या था, हमारा एच नॉट था म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। इसका मतलब है दोनों मीन बराबर है। आसान जबान में हम कहते थे जो मीन मेल का है वही मीन फीमेल का। ये इसका एच नॉट था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। ठीक है, लिख देता हूं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। और नोवा का क्या बनेगा, सिंपल है। एच नॉट क्या बनेगा, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। वहां पे दो मीन थे तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ पे दो से ज्यादा मीन है, तीन है, तो हमने कहा म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। ये क्या बन गया, वन वे अनोवा का नल हाइपोथेसिस। डन हो गया। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि तीनों मीन बराबर नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके चाहे 10 ग्रुप है, लेकिन हाइपोथेसिस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री लिख रहे होते हैं। टेक्निकली आपका मतलब ये 10 के 10 मीन बराबर है, 10 के 10 मीन बराबर है। ये नल बन गया। ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है वो ये है कि वन वे अनोवा काम कैसे करता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। नई फाइल बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या था दोबारा से बताएं। म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। ये हाइपोथेसिस है ना। अब सामने देखिएगा, वापस से हम एक काम करते हैं, जेंडर को साइड पे ले जाते हैं और एजुकेशन को ले आते हैं। एजुकेशन में कितनी कैटेगरी थी, 5 कैटेगरी थी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक जगह फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वेरिएबल व्यू कहाँ गया, एजुकेशन इनकम के पास हम टॉप टॉप पे ले आए थे। ये 5 कैटेगरीज है, देख रही है आपको। डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, सम कॉलेज, कॉलेज डिग्री, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री। 5 कैटेगरीज है ना। अब बताता हूँ आपको ये वन वे अनोवा काम कैसे कर रहा है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन याद है आपको। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर। अगर मैं दो दो के सेट बनाऊं तो 5 में कितने सेट बनेंगे, 10 बनेंगे। याद है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन समझते हैं विनिश। कितने ग्रुप हैं, 5 है ना। तो एक ए बी का पेयर बनेगा, फिर ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी ई। 10 पेयर बनेंगे। अब हमने शुरू में जानना है कि पॉसिबल पेयर्स कितने हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। 5C2 करना पड़ेगा, आंसर 10 आ जाएगा। तो अगर 10 ग्रुप होते तो 45 आ जाता। ठीक है। कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होता है, एक्सेल पे भी हो सकता है। ठीक है। एक्सेल में भी आप इक्वल टू आंसर करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप है, 5। हमने कितने मीन कंपेयर करने, 5। डन। कितने ग्रुप बनेंगे, 10 बनेंगे। अब समझिएगा वन पे अनोवा काम कैसे करेगा। मैं ग्रुप को ABCD नाम दे दूं, ए बी सी डी ई। 5 ग्रुप बन गया। इसका नल है क्या, 5वां ग्रुप। तो जानते थे क्या किया है इसने, अपने बैकग्राउंड में 10 दफा इंडिपेंडेंट की रन करना है। ये बात समझ में आई। पहले वो क्या करेगा, ए मीन इक्वल टू बी मीन, फिर ए इक्वल टू सी, फिर ए डी। अब आपका टाइम सेव करने के चक्कर में आप कहेंगे फिर हमें वन वे अनोवा सीखने की जरूरत क्या है, हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से गुजारा कर लेंगे लेकिन टाइम नहीं वेस्ट होगा 10 दफा रन करने का। ये बात समझ रहे हैं, टाइम तो वेस्ट होगा ना 10 दफा रन करना है। तो इसने 10 पेयर बनाए। अगर 10 के 10 की सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो इसका मतलब है तमाम ग्रुप आपस में इक्वल है। मतलब ए बी की सिग वैल्यू अगर ग्रेटर हो गई, ए बी की सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.0, ए बी बराबर है ए सी की भी सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। तो ए सी कितने पेयर बनाए इसने, 10। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, बी, समझ गया ना। इन 10 में से किसी एक पेयर की भी सिग वैल्यू 0.05 से
बोले ना, कम होगी अनोवा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है 10 में से 9 पेयर भी इक्वल है। कितने पेयर? वो एक भी इक्वल, अनोवा रिजेक्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली अनोवा क्या कह रहा है, एटलीस्ट एक पेयर ऐसा है जो इक्वल नहीं है। एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक तो है। फिर से स्टार्ट करते हैं, विनिश बैंक की एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 10 बैंक है और आपके पास प्रॉफिट का वेरिएबल है। प्रॉफिट क्वांटिटेटिव है, बैंक नेम क्वालिटेटिव है, बोले। और बैंक कितने लिए हमने? 10। कितने पेयर बनेंगे? 45 बनेंगे। अब आपने एचबीएल को एमसीबी से कंपेयर किया, टिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ गई, मतलब जितना एचबीएल का प्रॉफिट और एमसीबी का है। पीएचबीएल को यूबीएल से किया, पीएचबीएल को पैसल से किया, मैदान से किया, बैंक इस्लामी से किया, एल्प्ला से किया, सेल्स से किया। 10 कंपेरिजन बनेंगे, 45 पेयर बनेंगे। उन 45 में से अगर 44 पेयर भी इक्वल है, वो एक पेयर भी इक्वल, अनोवा रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब वो कहेगा भाई सारे मीन एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अनोवा अगर इनसिग्निफिकेंट आ जाए फिर तो मामला आसान है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनोवा अगर सिग्निफिकेंट आ जाए फिर हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? काम बहुत बढ़ जाएगा। कैसे? माने 10 बैंक थे, अनोवा इनसिग्निफिकेंट आ गया, टिक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ गया, इसका मतलब 45 के 45 पेयर आपस में इक्वल है। क्वेश्चन आगे जाने की नीड ही नहीं है, हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं कौन बराबर है कौन बराबर। लेकिन अगर अनोवा सिग्निफिकेंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई पेयर है जो आपस में बराबर। तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। अच्छा, जो मैथ्स पढ़ के आते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अनुभव के अंदर आके। क्यों? मैथ के मुताबिक ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, तो फिर ए इक्वल टू डी। मैथ ये कहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। विनीश, ये बात समझ में आई? ग्रुप ए अगर बी के बराबर है, ग्रुप बी अगर सी के बराबर है, ग्रुप सी अगर डी के बराबर है, तो इसका ये मतलब भी ए भी डी के बराबर। इसकी लॉजिक पता है? लॉजिक भी समझाऊंगी। इसकी लॉजिक भी समझ में आती है? इसकी लॉजिक ये, आपकी इनकम है 50,000 और तारा की इनकम है 52,000। कितने का फर्क है? 2,000 का। मैंने कहा 2,000 की डिफरेंस की खैर इनसिग्निफिकेंट है। तारा की 52 है, साइमा की 54 है। मैंने कहा तारा और साइमा भी इक्वल है, 2,000 का फर्क है, खैर है। अच्छा, साइमा की 54 है, मलिया की 56 है। मैंने कहा साइमा और मलिया भी सेम है, 2,000 का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिया की 56 है, सलमान की 58 है। मैंने कहा ये दोनों भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान की 58 है, इस्माइल साहब की 60 है, 2,000 का फर्क है। अब मैंने कहा स्माइल की 60 है और विनिश की 50 है, अब ये बराबर नहीं आएगा, 10,000 का फर्क आ गया है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप ये क्या बात हुई, जब विनिश उसके बराबर तो सबके बराबर हो। नहीं होगा, ये मैथ नहीं चल रहा। क्लियर हो गया? तो जब आप स्माइल को कंपेयर करेंगे विनिश के साथ तो कहेगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वो दो 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 करके 10 पे आ गया। ये बात समझ में आ गई? इसलिए अनुभव में लोग कहते हैं ए बी के बराबर आ गया, बी सी के बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया, तो फिर डी ए के बराबर क्यों नहीं आ रहा? लॉजिक समझ में आ गई? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बात समझ में आ गई? तो अनोवा किस तरह काम करे समझ में आ गया? तो अनोवा का बेनिफिट तब होता है जब अनोवा इनसिग्निफिकेंट आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अगर अनोवा इनसिग्निफिकेंट आ जाए तो फिर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा कौन सा पेयर इक्वल है कौन सा पेयर इक्वल नहीं है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? अनोवा का हाइपोथेसिस क्या है, अनोवा कैसे काम करता है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं अनोवा के स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है। डन?